2.4 कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट आ गया है कंसिडरेशन के हवाले से। एंड इस हेडिंग में मैं आपको एक चीज़ अभी से बता दूं कि मैं नेक्स्ट हेडिंग को मर्ज कर दूंगी, ठीक है, वो क्योंकि वो रिलेटेड है। मर्ज कैसे होगा कि आप नोटिस करें यहाँ पे हम देख रहे हैं कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल वाली बात लिखी है ना। जब नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे, मैं अभी से आपको एक हेड्स अप दे रही हूँ कि लिंक किस तरह करना है आपने। जाहिर बात है क्योंकि पढ़ तो आप भी सकते हैं, ये मेरा पॉइंट सारा ये है कि मैं आपको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बताऊँ कि हाउ यू कैन मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ। कि आप जब ये हेडिंग देखेंगे ना, आप उससे कंपेयर करें नेक्स्ट हेडिंग को, वहाँ पे यही बात लिखी होगी, डिट्टो कॉपी सेम, सिर्फ एक वर्ड ऐड किया हुआ होगा, वो होगा अनलॉफुल से पहले वो लिख देंगे पार्टली अनलॉफुल। यानी अभी हमने देखा ना होली पार्टली वाली कहानी, तो वो मैं आपको उस वक्त एक्सप्लेन कर दूंगी। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि हम उसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे इस हेडिंग से। अच्छा, अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। अब ये वो वाली सिचुएशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर वाली रिलेटिवली आसान है, ये थोड़ी सी मुश्किल भी है। अच्छा, 5 से यहाँ पे से, अब बाय द वे जो एग्जांपल्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं ना नेक्स्ट पेज पे, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं, वो एग्जांपल सारे इसी के हैं। यानी कि पॉइंट ए का एग्जांपल है एग्जांपल 44, पॉइंट बी का एग्जांपल 45 एंड सो ऑन, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये जो 5 आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1 ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कंसिडरेशन जो आप दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो अनलॉफुल है। अब देखें, कंसिडरेशन के साथ यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपका पर्पस क्या है, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, ठीक है। आप क्यों एक ट्रांजैक्शन करें, मोटिव क्या है, अल्टीरियर मोटिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो चीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मतलब है ऑब्जेक्टिव, ओके। सो ऑब्जेक्टिव, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लॉ ने इसको एक ही सेक्शन में मिक्स करके लिख दिया है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव भी एक ही बात है, कंसिडरेशन भी एक ही बात है। तो एग्जांपल फॉर यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, ये भी फ्रॉड की है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ, टैक्स वाली भी देख लेंगे। कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने चोरी की है, ठीक है, चोरी का माल है, और थर्ड पार्टी को पता चल जाता है, किसी XYZ पार्टी को, एंड वो कहते हैं यू नो व्हाट, आई विल नॉट एक्सपोज यू इफ़ यू अग्री टू गिव मी हाफ द अमाउंट, या मे बी, मतलब इस तरह की कोई एग्रीमेंट होती है, सम ऑफ द अमाउंट या समथिंग लाइक दैट। सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे देखें, उसको वो जो अमाउंट दे रहा है वो भी अनलॉफुल है, ऑब्जेक्टिव भी अनलॉफुल है कि नहीं। यानी चोरी आइडियली तो उसको सीधा जाके एक्सपोज कर देना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि देयर इज़ अ रीज़न कि क्यों सेक्शन 23 में ये दोनों चीज़ों को साथ ले, है ही ओवरलैपिंग, ठीक है। कि जहाँ कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है, वहाँ पर्पस और ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब अनलॉफुल के यहाँ पे देखिए 5 सिचुएशन क्यों दी हुई है। पहली वाली जो है बहुत, ये ओवरलैपिंग है, बाय द वे ये भी बता दूँ, अगर आप एग्जाम्पल भी देखेंगे ना, आपको लगेगा मोर और लेस एक ही बात हो रही है, विथ माइनर डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला जो है फॉरबिडन बाय लॉ, तो ये तो फ्रॉड और ये ब्राइबरी मैं समझती हूँ सारी एक ही में आती हैं। ये जो टैक्स वाला एग्जाम्पल है, हो सकता है आपको खुद से ना समझ आए, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आम तौर पे ये जो टैक्स रिफ़ंड ऑब्टेन होता है ना, आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है अभी टैक्स पढ़ा नहीं है, टैक्स लॉ आएगा आपके लिए, मैंडेटरी सब्जेक्ट है। आई थिंक 3rd में भी नहीं आएगा, लेटर सेमेस्टर्स में आएगा टैक्स। तो जब आप देखेंगे टैक्स लॉ में कि टैक्स रिफ़ंड का कॉन्सेप्ट एक होता है जिसमें आप क्लेम कर सकते हैं लीगली टैक्स रिफ़ंड, ठीक है, कुछ शराइत होते हैं। अब इस सिचुएशन में इन्होंने इलीगली लिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली मतलब फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, राइट। पॉइंट ये है कि अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स शो करके प्रेजेंट करके वो टैक्स रिफ़ंड मैं आपको इतना सा बता देती हूँ कि आपने टैक्स पे कर दिया होता है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आपको रिफ़ंड अलाउड होता है, ठीक है। तो रिफ़ंड से मतलब वही अमाउंट आपको रीइम्बर्स हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये बहुत अजीब बात है, फिर लिया ही क्यों था शुरू में, इसकी लंबी लॉजिक है, ठीक है। अभी हम टैक्स लॉ नहीं पढ़े। पॉइंट ये है कि आपने टैक्स पे किया था एंड लीगली आपको रिफ़ंड अलाउड होता है, प्रोवाइडेड कि आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो। अच्छा, इन्होंने क्या किया, फेक डॉक्यूमेंट्स। अब आप देख लें यहाँ पे, आप चाहे ऑब्जेक्ट को अप्लाई करें या कंसिडरेशन को, दोनों ही यहाँ पे अनलॉफुल है। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा था कि वैलिड और वॉइड, जो वैलिडिटी वाला टॉपिक है जो सेपरेट है, हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपके पास आता है कोई भी सिनेरियो, इतना आपने ज़रूर याद रखना है कि सारों का कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम होगा मौजूद तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगी, वॉइड, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, सो इसमें अगर कोई आप ऐसी ट्रांजैक्शन करें विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, ये क्या हो जाएगी? वॉइड। सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज़ ऑफ सच ए नेचर परमिटेड वुड बी डिफीट द प्रोविजंस। अच्छा देखें, डिफीट द प्रोविजंस, ये वाला पॉइंट हो सकता है कि आई एम वेरी श्योर आपको डायरेक्टली नहीं समझ आएगा, तो मैं थोड़ा सा स्लोली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ जो एग्जाम्पल दी हुई है इसी को ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अभी सफ़ी जो है वो एक ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्शन किस हवाले से है कि किसकी एग्जांपल लेनी चाहिए? अरसाल के दिन ये, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि एक ऑक्शन रखा गया है एंड इस ऑक्शन में यहाँ पे डिफ़ॉल्टर जो है हमारे पास है अरसाल। डिफ़ॉल्टर का मतलब ये है कि जब आप लोन वोन लेते हैं ना, फिर वो वापस नहीं करते और आपने प्रॉपर्टी को रखा हुआ होता है गिरवी, पॉइंट ये है कि अब वो वापस नहीं कर सके, वो बैंकक्रप्ट हो गए, अब वो प्रॉपर्टी बेचने की है। सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्टर, डिफ़ॉल्टर का मतलब है जो ड्यू पेमेंट थी वो दे नहीं सके तो अब घर बेच के वो रिकवर होगी, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्टर अरसाल है एंड सफ़ी इज़ द पर्सन लेट्स से होल्डिंग दी ऑक्शन। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन वी नीड समबडी हु इज़ होल्डिंग दी ऑक्शन। अच्छा, साथ में एक और पार्टी आ जाती है, इनके दोस्त कौन है अरसाल के? ये अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला भीड़िया। तो अब फ़र्ज़ करें कि ये अरसाल जो है उनको कहते हैं यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, ये घर इससे मेरी बहुत अटैचमेंट है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, इसकी वर्थ ज़्यादा है, बाद में मिलेगा नहीं इतने कम दाम में ये वो, तो ये इनसे अग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम जाओ ऑक्शन में और ख़रीद लो किसी तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली ख़ुद तो ये जाके अपना ही घर के ऑक्शन में नहीं बैठ सकते ना, ठीक है। तो वो उस नीलामी में ये चले जाते हैं इनके बिहाफ पे, इनकी आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट है और ये ख़रीद लेते हैं। उनकी एग्रीमेंट है कि बाद में कुछ टाइम बाद मैं तुमसे ख़रीद लूँगा, ट्रांसफ़र कर लेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखें ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफीट द प्रोविजंस, क्योंकि वो अलाउड नहीं है तो इन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया, रिश्तेदार को भेज दिया उनके बिहाफ पे लेने के लिए। तो दे आर ट्राइंग टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है कि इनको खुद लीगली अलाउड नहीं है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना, तो इन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने लोग आते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि इनके दोस्त ही आके फिर थोड़े टाइम के बाद इन्होंने इनको वापस बेच दी। तो इस सिचुएशन में ये अपनी चालाकी से दे आर ट्राइंग टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब है कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई पाबंदी है जिनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल बेस्ट है, तो इसी से इसको याद कर लें कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू ब्रेक सम लॉ, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डज नॉट मैटर, तो इस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा? अनलॉफुल, ठीक है। वो अग्रीमेंट अनलॉफुल होगी और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वो वैलिड होगी या वॉइड होगी? वॉइड होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फ्रॉडुलेंट। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे थोड़ी रेपिटेशन होगी। अब आप देख रहे हैं, नंबर 1 पे था फॉरबिडन बाय लॉ, नंबर 3 पे है, जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, हाँ, नंबर 3 पे है फ्रॉडुलेंट, यहाँ पे आ गई रेपिटेशन। फिर भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्होंने डिफरेंट क्या दिए। मैं आपको अभी से ही कह दूं कि आप इसमें से एग्जाम्पल ये वाली लिखे हैं, वो जो चोरी वाली लिखे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फ्रॉड्यूलेंटली कोई भी चीज़ अंडर द टेबल किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, और फिर किसी और ने देख लिया आपको लेते हुए और वो पैसे आप कहते हैं कि चलो आधे आधे कर लेते हैं, सही है। तो ये आ गया गेन्स अक्वायर्ड बाय फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड्यूलेंटली आपने कोई पैसे लिए और फिर वो आप कह रहे हैं कि हम डिवाइड कर लेंगे। वंस अगेन क्या है ये? अनलॉफुल, ठीक है। तो ये नंबर 3 वाला पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इनकी एग्जाम्पल सिनेरियो इन्होंने डिफरेंट दिए हुए हैं। अच्छा, सो एग्जाम्पल 47 ये किसका है? इसका है। मैंने आपसे कहा था हर एग्जाम्पल नीचे दी हुई है। सो नंबर 4 डी पॉइंट, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। पर यहाँ पे एग्जाम्पल आई डोंट रिमेंबर क्या दी हुई है, लेकिन अगर आपकी अग्रीमेंट इस हवाले से हुई है कि उसको जाके मार दो, उसकी टांग तोड़ दो, उसको मतलब किसी को हर्ट करने की बात है या किसी की बदनामी करवानी है। आई थिंक बुक में यही एग्जाम्पल दी हुई है डेफेमेशन की। डेफेमेशन बेसिकली किसी के कैरेक्टर के ऊपर जो है ना, बेसिकली कैरेक्टर असैसिनेशन कह लें आप सिंपली, कि आप किसी की गलत बदनामी कर रहे हैं। देखते हैं, हाँ ये रहा डेफेमेशन मैंने कहा, लेकिन यहाँ लिखा है डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब है कोई ऐसा आर्टिकल जो किसी और के कैरेक्टर को ख़राब कर रहा हो। तो किसी ने किसी को पैसे दिए, वन पर्सन इज़ पेइंग अनदर पर्सन टू पब्लिश एन आर्टिकल जो किसी और की बदनामी करेगा, तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगी? वापस से वॉइड। क्यों वॉइड हो जाएगी? कि जिस तरह की एग्रीमेंट, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज़ क्या है? किसी को गलत बदनाम करना है, ठीक है। तो वंस अगेन ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख लें, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन हो सकता है आप किसी की प्रॉपर्टी जाके उसके घर पे आग लगा दो, तो हो सकता है, या दुकान पे, तो किसी की प्रॉपर्टी को भी आप नुकसान देने की अग्रीमेंट करेंगे, वो भी। यहाँ एग्जांपल में प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक ही बात है, पर्सन हो या प्रॉपर्टी हो, पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो हो सकता है एग्जाम में आपके पास प्रॉपर्टी वाला सिनेरियो आ जाए। आखिरी वाला देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे की वर्ड है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए पब्लिक पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, ये एक बड़ा, इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम LLB में, पब्लिक लॉ के नाम से, तो आप इस पर इतनी फिक्र ना करें। लेकिन एक चीज़ याद रख लें, मैं आपको 2 सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, बुक में प्रॉबेबली वाला नहीं होगा। लेट्स से टेररिस्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि अमन ख़राब करना है स्टेट का। तो ऐसी कोई एग्रीमेंट हो रही है आपस में कि कोर्ट की नज़रों में वो पब्लिक जो है वो सेफ्टी को इंडेंजर कर रही है, तो पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं। और एंटी टेररिज्म फॉर एग्जांपल इज़ वन सिचुएशन कि वे 2 पीपल आर फाउंड कंस्पायरिंग अगेंस्ट द स्टेट, सही है, या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं, तो ये पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसी सारी एग्रीमेंट क्या हो जाती हैं, वापस से वॉइड हो जाती हैं, क्योंकि आप पब्लिक पॉलिसी को क्वेश्चन चैलेंज करने की सोच रहे हैं। तो पब्लिक पॉलिसी इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, इसके अंदर इस तरह के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो स्टेट की पीस, सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, ये सारी चीज़ों को, सॉवरेंटी का मुझे उर्दू में वर्ड याद नहीं, बट पॉइंट इज़ कि पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व्स ऑल दो सिचुएशंस वेयर यू आर चैलेंजिंग द स्टेटस को, ठीक है। अच्छा, अब एक और वर्ड है यहाँ पे की इमोरल। इमोरल मीन्स एनीथिंग विच इज़, अब आप कहेंगे इमोरल क्या है, राइट, हर किसी के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। तो द कोर्ट इज़ गोइंग टू डिसाइड what is considered as immoral according to the current standards of society, ठीक है। This may vary from time to time, let me tell you, but the court has the power to decide on a case to case basis what counts as immoral। तो कोई immoral agreement है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, void हो जाएगी। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ बिफोर आई कंक्लूड दिस रिकॉर्डिंग कि 5 सिचुएशंस हमने किए हैं। व्हाट आर द 5 सिचुएशंस अबाउट, टॉपिक क्या था कि वो कौन से सिनेरियोज हैं जहाँ पे कंसिडरेशन है, क्योंकि उससे पहले जो सेक्शन था उसमें था कि कंसिडरेशन है ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर है, लेकिन वो क्या है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल के हमने 5 डिफरेंट सिनेरियोज के, वो अनलॉफुल की वेराइटीज़ बेसिकली हमने की, कि एक तो ये कि जब लॉ की तरफ से आउटराइट फॉरबिडन है, एक चीज़ पाबंदी लगी हुई है फिर भी आप कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 2 हमने किया डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये अरसाल वाली एग्जाम्पल के ऑप्शन में इनको खुद नहीं बैठना था तो दोस्त को भेज दिया। तो नंबर 2 इज़ बेसिकली की वर्ड इसका है डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगेन ये अनलॉफुल होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी वॉइड हो जाएगी। फ्रॉड्यूलेंट, अगर आप धोखे से जो है ब्राइबरी है या कोई भी चोरी का माल है, तो फ्रॉड्यूलेंट बेसिकली कहीं पे फ्रॉड इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 क्या था कि आप किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी के पर्सन को, यानी कि टू द पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, या फिर टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, इंजरी को लिटरली मत ले लीजिएगा कि मारपीट इन्वॉल्व है, ठीक है। वो डेफेमेशन वाले आर्टिकल में तो कोई किसी पे हाथ नहीं उठा रहा, तो इंजरी डज नॉट मीन कि उसका खून खराबा हो जाए। पॉइंट ये है कि इंजरी मीन्स एनी इंजरी एंड इट कैन ऑल्सो बी इंजरी टू द पर्सनैलिटी, ठीक है, कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा, नंबर 5 क्या था, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सिचुएशंस हैं, एंड आई रिपीट कि ये सारी सिचुएशंस दोनों चीज़ों के हवाले से हैं कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्टिव, जो भी इन दोनों में से, एंड यूजुअली ओवरलैपिंग होते हैं ये दोनों, तो ये दोनों आपके अनलॉफुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई कंक्लूड, आई थिंक लास्ट वाला क्योंकि इससे रेलिवेंट है तो उसको अभी देख लेते हैं। देखें इसकी हेडिंग, देखें, मैंने आपसे कहा था कि एक वर्ड ऐड हो जाएगा, पार्टली, राइट। ये बहुत सिंपल सा सेक्शन है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाली एग्जाम्पल है 51 इसकी एक ही, इतनी सी बात है कि हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम सेल किया, मैंने आपसे कहा था अबाउट फॉर एग्जाम्पल टू नॉन मुस्लिम्स, सॉरी टू मुस्लिम्स, आई एम सॉरी, डायरेक्टली सेल ऑफ अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड। हमने ये लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेंबर विच क्लास, बट द पॉइंट इज़ कि आप कोई इलीगल आइटम सेल कर रहे हैं विच इज़ अदरवाइज उसकी सेल जो है वो पब्लिकली बैंड है। अच्छा, अब आपने फ़र्ज़ करें कि उसकी सेल जो इलीगल आइटम है उसके साथ साथ कोई लीगल आइटम भी सेल किया है, यानी कि जो आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, जो पेमेंट आ रही है वो मिक्स हुई हुई है, यानी उसमें से आधी पेमेंट रिगार्डिंग एन इलीगल आइटम है, आधी लीगल है।
तो बात यह है कि अगर पार्टली अनलॉफुल हो, क्योंकि आपके पास आधी पार्टली लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है, आधी लॉफुल है, आधी अनलॉफुल है, तो इस सिचुएशन में जहाँ तक वो, यहाँ पे इन्होंने इंडिगो की एग्जांपल दी है, लेकिन जहाँ तक वो अनलॉफुल वाला पार्ट है ना, एज फार एज इट इज़ अनलॉफुल, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वापस से कोई गैस कर सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं? ऑब्वियसली लिखा होगा, लेकिन ऊपर वाली सिचुएशन में ये रहा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वापस से? वॉइड। सेम, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर भी कॉन्सिक्वेंस एक ही था, वॉइड, पांचों सिनेरियो में, और यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंस क्या है? वॉइड। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ऑब्वियसली, बट वी आर गोइंग टू, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो किरण